आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद एक ऐसी सूची सामने आई है जिसमें अपनों को नौकरी दिलाने का मामला सामने आया है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा, उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद जैसे नौकरियां रेवड़ी की तरह बटी गई हैं, उसमें 35 नाम मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री का नाम भी शामिल है। बता दें कि बीजेपी के सभी करीबियों को नौकरियां बांट दी गई हैं। तो ये वो लिस्ट है और लिस्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि जो करीबी हैं उन्हें नौकरियां बांटी गई हैं। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते चंपावत। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हर जनपद, हर गांव इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए, ये आदर्श चंपावत इसलिए नहीं है कि एक जिले की अवधारणा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का एक रोड मैप बनाने के लिए हम लोगों ने इस विचार संगोष्ठी को आगे बढ़ाया, इन विचारों को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड का जैसे भूभाग है, जैसे डॉक्टर संधू साहब बता रहे थे, एक ही जिले में हमारे यहाँ पर दो प्रकार का भूगोल है। आप देहरादून में ही देख लीजिए, देहरादून में आप चक्राता से आगे चले जाएंगे, त्यूनी से आगे चले जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम पहाड़, इधर आ जाएंगे तो मैदान। नैनीताल में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ लगेगा कि पूरा पहाड़ है, एक तरफ लगेगा मैदान है। लेकिन चंपावत जिला एक ऐसा जिला है जहां सबका जो है समावेश है, जहां तराई भावर भी है, एक बीच का पहाड़ जिसको मध्य हिमालय कहते हैं वो मध्य हिमालय का अंश भी है, और एक ऊपर का हिमालय जो उच्च हिमालय, और मौसम भी इसी प्रकार का। आप बनबसा टनकपुर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जहाँ अभी आजकल के समय में जैसी भीषण गर्मी तराई में होती है वैसी तराई में भीषण गर्मी मिलेगी। उससे टनकपुर से ऊपर को थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, बस्टिया से लेकर चलथी और सूखी ढांग तक, तो थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंड इस प्रकार का। चंपावत पहुँच जाएंगे तो ठंड शुरू हो जाएगी और लोहाघाट पहुंचते पहुंचते आप अत्यधिक ठंड में हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे राज्य की हमारी पूरा भूगोल है, उसी प्रकार का भूगोल हमारे चंपावत का भी है। तो इसलिए हम लोगों ने चुना, बहुत सोच विचार के प्रोफेसर सूद साहब कि बहुत सोच समझकर कि हम लोगों ने सोचा कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप हमको बनाना है जहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो उसका मॉडल क्या हो सकता है, उसकी हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तब यह ध्यान में आया कि इसके लिए यही सबसे सूटेबल है कि अगर हम इस ज़िले का जो है एक मॉडल ज़िले के रूप में ले लें, एक पायलट ज़िले के रूप में ले लें, तो आगे के लिए उत्तराखंड का जो है हमारा सारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसको लेकर पिछले 30 जुलाई को पहली बैठक हम लोगों ने आयोजित की और उसमें बहुत सारे संस्थानों से हमारे विशेषज्ञ लोग आए थे, और पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान आधारित व्यवस्था में जिन लोगों ने भी काम किया है उन सभी को हमने आमंत्रित किया था। और तब हमारा ये विचार आया कि इसमें कोई नीति बनाई जानी चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। उसको लेकर यूकॉस्ट को इसमें हमने कहा कि यूकॉस्ट चूँकि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, तो इस संस्था को एक नोडल एजेंसी के रूप में इसका काम सबको संयोजन का, सब लोगों का संयोजन करे, सब लोगों का एक तरह से जैसा ये आज मंथन का कार्यक्रम हुआ इस प्रकार के मंथन के कार्यक्रम करे। तो इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। 22 अगस्त 2022 को भी यूकॉस्ट ने अपने यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया था और चंपावत जनपद का सर्वेक्षण और अध्ययन का कार्य सभी संस्थानों के लोगों ने, जो हमारी पहली बैठक हुई थी उस बैठक में ही तय हुआ था कि सभी विभागाध्यक्ष जो हमारे संस्थान हैं, संस्थानों के अलावा जो हमारे सरकार के विभाग हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष भी वहाँ पर जाएंगे और धरातल पर जाकर उसका अध्ययन करेंगे। और सभी ने, मैं समझता हूँ कि लगभग प्रारंभिक जो सर्वेक्षण और अध्ययन है वो पूरे कर लिए हैं। इस सत्र में सभी विभागों ने लगभग, अभी चूँकि बात आएगी अभी शायद अभी चलेगा इस सत्र में, वैसे तो मैं भी पूरे सत्र में रहता तो अच्छा होता,
लेकिन ये पहले से ही कुछ निर्धारित कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं केवल औपचारिक रूप से आज प्रोफेसर सूद साहब का, डॉक्टर मैनी जी का स्वागत करने के लिए कि आप लोग जो है हमको कैटालिस्ट की भूमिका में लगातार तेज, क्या बोलते हैं सुधांशु जी उसको, जो केमिकल रिएक्शन होता है, अल्ट्रा फास्ट तो उस दिशा में जो है प्रेरित करेंगे। और जैसा अभी संधू साहब ने यहाँ पर बताया कि पिछले दिनों जो भारत सरकार की थिंक टैंक, जो नीति आयोग की बैठक हुई, उस बैठक में भी हमने बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड राज्य से संबंधित वहाँ पर रेज किए थे। और अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हमने और किया था यहाँ पर, उसमें भी हमने जो पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इफेक्ट से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पौधारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों में, जिन्होंने छोटे छोटे स्थानों पर, उसके एक उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर अनिल जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। और उदाहरण ऐसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा, जब हम कहते हैं कि संसाधनों के अभाव में कोई काम रुकता है, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो जिन्होंने एक संकल्प शक्ति के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर स्वयं परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हुए ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में मैं कहूँ तो जमीन से आसमान को छूने का काम किया है। कहीं पौधारोपण के क्षेत्र में, कहीं पर जल संचय के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, एक से एक काम। वो इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि अभाव कितने भी हों, संसाधन कितने भी कम क्यों ना हों। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे चंपावत से, जहां उन्होंने प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं और जो आने वाले समय में योजनाओं को लागू किया जाएगा उसको लेकर जिक्र कर रहे थे और उसको लेकर जानकारी भी यहां पर साझा कर रहे थे तमाम जनता के बीच। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर के सुधेवाला में देहरादून के जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार की मौजूदगी में अतिक्रमण पर प्रशासन का पंजा चला है। बता दें कि अवैध निर्माण के काम को ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि नदी की जमीन पर पुख्ता दीवार बनाकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर आकर देखा गया, जिसमें कुछ हिस्सा आर्केडिया सदर देहरादून का है और कुछ हिस्सा तहसील विकासनगर का है, जिस पर अवैध निर्माण का काम किया गया था, जिसे अब ध्वस्त किया गया है। अभी एक ये सूचना प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पे सिद्धोवाला में किसी व्यक्ति द्वारा नदी की ज़मीन पे पुख्ता बना के दीवार वगैरह बना के कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। अभी यहाँ पे मौके पे आके चेक किया गया है तो इसमें कुछ हिस्सा आर्केडिया सदर देहरादून का है और कुछ विकासनगर तहसील का आ रहा है। तो इस जगह पे अभी जो इनके द्वारा निर्माण किया गया था, दीवार का निर्माण, पुख्ते का निर्माण, उसको ध्वस्त किया गया है और जो सदर के जो आर्केडिया के हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इसकी जाँच करें और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करें। हरिद्वार में नशे के खिलाफ अनशन पर बैठे युवाओं का अनशन 7 दिन बाद खत्म हुआ है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने सिंहद्वार चौक पर पहुंचे, जिसके बाद अनशन कर रहे मनीष चौहान को जूस पिलाकर उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया और अनशन समाप्त कराया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि नशा समाज के लिए एक अभिशाप है, इसीलिए हर हालत में इसका खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो जल्द जिला स्तर पर भी लागू होगा। एक सप्ताह से युवा जागृति मंच द्वारा हरिद्वार को नशा मुक्त करने को लेकर जो एक आमरण अनशन शुरू किया गया था, आज उस अनशन का समापन किया गया है। ये प्रदेश नशा मुक्त हो, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उसको जल्दी जिले स्तर पर भी लागू किया जाएगा। और वास्तव में नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। आज जितने भी गलत काम, 90% काम आदमी नशा करने के बाद करता है। नशे से हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, शरीर की बर्बादी होती है। हम ये सनातन धर्म की राजधानी का स्वरूप बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे अपना बलिदान हमें क्यों ना देना पड़े। हमने
अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये सूखे नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है, पूरे प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर भी होने जा रहा है, और प्रशासन को खुले आदेश दिए हैं जो इसके पेडलर हैं उनके हाथ पैर तोड़े जाएं, उन्हें बाध्य किया जाए कि इस प्रकार के से युवाओं को नशा। देखिए, हमारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नशा मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया था, और वो संकल्प आमरण अनशन के रूप में था। प्रशासन ने उन सभी बिंदुओं को अहम माना कि वो नशा मुक्ति की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होंगे, और उन सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेकर हमारी मांगों को प्रशासन ने संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आखिरकार अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन इनकी मांगों को मानने के लिए क्या कुछ निर्देश जारी किया गया है? वैकेंसी का लगातार ही बढ़ते नशे को देखने के लिए अब युवा है वो सड़कों पर उतर गए हैं, और यही वजह है कि अब युवाओं ने ठाना है कि नशे को हरिद्वार जिले से पूरी तरह समाप्त करना है। लगातार ही बीते 7 दिनों से जो युवा थे वो लगातार आमरण अनशन पर थे, लगातार खाना पीना उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और युवाओं का अनशन समाप्त कराया। हालांकि कई तरह की इनकी मांगे थी, जिस तरह हरिद्वार जिले में ही लगातार मेडिकलों पर नशा परोसा जा रहा है, बिना लाइसेंस के मेडिकल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नशे को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच घूमकर नशे को खत्म करने का काम करेगी। तो कहा जा सकता है हरिद्वार जिले को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है, यही युवाओं ने ठाना है। बिल्कुल, देखिए युवाओं ने तो ठान लिया है, लेकिन क्या वो व्यापारी, क्या वो दुकानदार भी इस चीज को समझेंगे जो इसका काम करते हैं? देखिए, लगातार ही स्मैक तस्कर हो या फिर ड्रग माफिया हो, तमाम जो हरिद्वार जिला प्रशासन है वो लगातार कार्यवाही करता है, बावजूद इसके भी जो नशा खोरी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इसके बाद लगातार हरिद्वार तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी कह रहा है। रुकने वाली बात हो कि कितने नशे तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से वार्ता में सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को छोड़ केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच जाती है। जिसके बाद सचिन गुप्ता ने कहा कि सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन बीजेपी खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उत्तराखंड का भर्ती घोटाला और सड़क पर धक्के खा रहे बेरोजगार युवा इस बात का प्रमाण है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफे की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सचिन गुप्ता ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये, इन पे जो है निष्पक्ष जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए हैं, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरदा ने कहा कि भले ही नियमों के आधार पर विधानसभा में भर्तियां हुई हो, लेकिन अपने जानकार लोगों की भर्तियां करवाना सही नहीं है, इसलिए इन तमाम भर्तियों को रद्द करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच करानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया जाए। और जब अब एक पॉलिटिकल आदमी वो अधिकार अपने में लेता है सिस्टम के बजाय, तो उसमें दबाव बहुत काम करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पैसे में नियुक्तियाँ की गई। यदि किसी स्पीकर के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने पैसा लेकर के नियुक्तियां की हैं, तो उस स्पीकर को हैंग कर दिया जाना चाहिए। उसने राज्य के
स्पीकर का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। किसी भी स्पीकर के समय में यह आता है कि उसने पैसा लिया है और पैसा लेकर के नियुक्ति की है तो उनको दंड मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने किसी ने पैसा लेकर के नियुक्तियां करवाई हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया जो थी, उस प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उनको एक बात समझनी चाहिए कि उस काल। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। हितेश, देखिए, हरदा ने कहा है कि भले ही भर्तियां कैसे भी हुई हो, लेकिन अपनों की भर्ती करना ये गलत है और इसमें जांच होनी चाहिए। अब इसको लेकर मामला कितना तूल पकड़ रहा है, क्योंकि तमाम बयान अब सामने आने लगे हैं विपक्ष के। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में जब 2000 में प्रदेश का विभाजन हुआ था, तभी से ही विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा में जिस तरह की नियुक्तियां की गई हैं, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं और सभी पार्टियों के, सभी नेताओं के, सभी मुख्यमंत्रियों के करीबी, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि नियुक्तियां की गई हैं, चाहे इसमें हरीश रावत हो या कोई अन्य मुख्यमंत्री हो, सभी के इन्होंने अपने अपने रिश्तेदार विधानसभा में नियुक्तियां दी गई। हालांकि अब हरीश रावत जिस तरह के तर्क वितर्क दे रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल को घेरने में लगे हुए, क्योंकि धामी सरकार अभी आई है और लगातार, क्योंकि जिस तरह से धामी सरकार ने लगातार जांच के आदेश दिए, तो कहीं ना कहीं ये आज हरीश रावत के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि हरीश रावत के रिश्तेदार भी इस जांच की आंच में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को इसमें नियुक्तियां दी है। तो कई ऐसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नियुक्तियां दी गई हैं और बाहरी व्यक्तियों की इसमें नियुक्तियां नहीं दी गई, क्योंकि फॉर्म भी आए थे, फॉर्म फिल भी किए थे, लोगों ने तैयारियां की थी, उसके बाद भर्तियां निरस्त कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से इन के रिश्तेदार इन भर्तियों में लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसको लेकर भी क्योंकि सभी पार्टियों, चाहे वो यूकेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब युवा भी इसमें आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार की बात करें अगर, तो हरिद्वार के भूपतवाला इलाके के दिल्ली वाली धर्मशाला में निकला किंग कोबरा और निरंजनी अखाड़े में निकले अजगर से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग का स्नेक मैन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू करने लगा। स्नेक मैन ने रेस्क्यू कर अजगर और कोबरा को काबू में कर लिया है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली। हरिद्वार की पॉश कॉलोनी बिलकेश्वर में जंगली जानवरों का आने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। आए दिन राजाजी टाइगर रिजर्व से जंगली जानवर कॉलोनी में आ जाते हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि आज सुबह ही कॉलोनी में हाथी घूमता रहा, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में वन विभाग जंगली जानवरों को रोकने के लाखों दावे करते हैं, लेकिन वन विभाग के सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत ही आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे आप। ये जानवर जो हैं सीधे वन से रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है, डर कर रह रहे हैं लोग। वीडियो को वायरल किया गया है सोशल मीडिया पर। संजय पुंडिर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय, देखिए, अब वन क्षेत्रों से, जंगलों से जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि एक तरफ वन विभाग ये दावा करता है कि हमारी नजर हर चीज पर है, लेकिन ये वीडियो काफी कुछ कह रहे हैं। वैकेंसी का निश्चित तौर पर जिस तरह बीते दिनों भी हमने देखा है कि वन विभाग लाख दावे करता है कि जो जंगली जानवर है वो आबादी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जीता जागता सबूत हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आए दिन लगातार हाथी रिहायशी क्षेत्रों में जा रहा है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। हालांकि ताजा मामला हरिद्वार की बिलकेश्वर कॉलोनी का है, जो राजाजी से लगी हुई है और जिस तरह से दिखा रहा है कि जो हाथी है वो पूरी तरह आतंक मचा रहा है। कहा जा सकता है कि जो वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में जा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे काम होती है, लोगों में डर का माहौल बन जाता है और जिस तरह से लगातार ही वन रेंजर है वो भी तमाम वायदे करते हैं कि हमने तार बाड़ लगाई है, तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जो जानवर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि अभी और प्रयास करने की जरूरत है और जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं इस हाथी के चले जाने के बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली है। अंशिका, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्सर में त्यागी फार्म हाउस पर अन्नदाता किसान यूनियन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह और राष्ट्रीय महासचिव परमजीत पम्मा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे। उन्होंने आर त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश से प्रभारी बनाने की घोषणा की। ऐसे में अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश में किसान यूनियन के लोगों को एकजुट करने का काम किया जाएगा और इससे जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर कोई एक घोटाला हो तो मैं उस पर बात करूं। यहाँ तो घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, मतलब कौन बड़ा घोटालेबाज होगा, इस बात की भाजपा में होड़ है। आप देख लो, स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे यहाँ चुनाव हार गए, जनता ने हरा दिया, ठीक है। उसके बाद भी जो है फिर वही विधायक की हर मंत्री की तरीके से काम चल रहा है, जो वो कहेंगे वही होगा। तो ऐसा नहीं है। अब अनुपमा रावत जी विधायक बन गई हैं, वो अपने घर चली गई। तो कम से कम अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता के बीच आना चाहिए। तो हम किसी के दुश्मन नहीं है, भाजपा के या कांग्रेस के। हम तो हर उस व्यक्ति के दुश्मनी रखते हैं जो जनता के काम नहीं आ रहा, जनता को सता रहा है, जनता को लूट रहा है। वही पार्टी का भी हम विरोध करते हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे। तो लोग खराब है, हम उनका विरोध करेंगे। सड़कों पर पहले से करते आ रहे, यहाँ उम्र गुजर गई आर के त्यागी की, तो सड़कों पर आंदोलन करते करते हम थक लिए, लेकिन ये लूटते लूटते ये नहीं थके।